नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार आपके आपके ही अपने नए यूट्यूब चैनल एस ट्यूटर्स एकेडमी पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस की 2020 क्वेश्चंस से भी ज़्यादा का एक संग्रह, एक कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो आपको देगा गारंटेड सफलता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की, जैसे कि चाहे वो लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले यहाँ से, ये मेरी गारंटी है। मैं क्योंकि रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो पाए एग्जाम में। और आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने से आप लाखों की, हजारों की संख्या में रैंक पीछे जा सकती है और आप कंपटीशन से, दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही उद्देश्य है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप फीडबैक में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा और टीम आपको रिप्लाई पर्टिकुलर टीचर से पूछ के ही देती है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर टीचर ने रिप्लाई नहीं दिया और आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत अच्छा भी है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर्स पूछते हैं, ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर विटामिन का पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको पता हो जाएगी, आंसर भी आप याद रख लेंगे, पर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे सपोज कर लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर तो क्या है, आप बताइए, सोचिए थोड़ा। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी को बोला जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी किसके हैं? सारे के सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। और विटामिन बी के लिए आपको कुछ जानकारी मैं दे दूं, राइट आंसर के लिए हाईलाइट हो गया, ये राइट आंसर आपका है। विटामिन बी के लिए कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B5 और B6, B7, B9, B12, ये कुल मिलाकर के 8 विटामिन बी के सदस्य हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इन B1 बी से लेकर के B12 तक जो 8 विटामिन है, इनके अलग अलग नाम हैं जो आपको कंपलसरी याद होने चाहिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन, विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन और फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, जबकि B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। याद रखिए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेंगे, वापस बैक कर दिया मैंने, रिवाइज कर लेंगे। B1 को क्या कहा गया था? B1 को कहा गया था थियामिन। B2 को क्या कहा था? रिकॉल करो जल्दी से। B2 को कहा गया था राइबोफ्लेविन। B3 को क्या कहा गया था? B3 को कहा गया था नियासिन। B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B5 को क्या कहा गया? पेंटोथेनिक एसिड। और B6 को कहा गया पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किसको कहा गया था? B6 को, ठीक है। B7 को क्या कहा गया था? बायोटिन। B7 को बायोटिन कहा गया, जबकि B9 है वो फॉलिक एसिड है और B12 है वो साइनोकोबालामिन है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। वीडियो को बैक करके रिवाइज करके और आप रिवीजन कर सकते हैं बार बार। आपको किसी किताब, किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी हो, कहीं भी, किसी भी जगह, गांव में हो, शहर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास स्टडी मटेरियल है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से आप करते रहिए फॉलो इसको। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, विटामिन सी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनका सबसे छोटा व्यास होता है? इसके बारे में बात करें तो ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके नाम से आपको पता होंगे कि कैपिलरीज हैं, आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स है, लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा जो व्यास होता है वो कैपिलरीज का होता है। इसको समझाने के लिए, अच्छा, इसमें आंसर तो ये हो गया कैपिलरीज आपका। इसको समझाने के लिए आपको ये दिमाग में ये पिक्चर रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये रेड कलर में जो दिख रही है ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये ब्लू कलर वाली सब वेन्यूल्स हैं, और ये
कैपिलरीज हैं जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, और इसी के बीच में लिम्फेटिक्स आती हैं। इन लिम्फेटिक्स का डायमीटर कैपिलरीज से ज़्यादा होता है, ये बात याद रखने की है, ठीक है। अच्छा, इसमें डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये सबका डायमीटर आपको याद रख सकते हैं 20 माइक्रोमीटर्स, इसका 7 से 1 मिलीमीटर, और इसका 5 से 10 मिली। तो सबसे छोटा किसका हो गया डायमीटर? इसका। ये याद रख लीजिए। लिम्फेटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ब्लड वेसल्स के पास में होती है और इनका डायमीटर ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, और धीरे धीरे एक एक स्टेप हम हमारे टारगेट की तरफ अचीव करेंगे। टारगेट क्या है? आपकी सफलता ही मेरा टारगेट है, आपको एग्जाम में पास करवाना, और आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो, इसके लिए मुझे आपको प्रिपेयर कराना ही मेरा टारगेट है। और एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं उस स्टेप की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे सहयोग चाहिए आप लोगों का भी साथ में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संबंधी हों जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उनके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिगर का नहीं है? अब लीवर की बात कर रहे हैं तो लीवर के कार्यों के बारे में जानेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर करता है कि नहीं करता है? ये करता है। एंजाइम एक्टिवेशन भी करता है, विषरण भी करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का काम इसका नहीं है। रिप्रोडक्शन तो चैप्टर ही अलग है, आप लोगों को पता ही है। जो 8th और 9th क्लास में आप लोग याद रखते थे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर सर पढ़ाएंगे, उसी का इंतज़ार रहता था आप लोगों को, है ना। तो हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन लीवर ही है। ये सब कहने की बातें, फिजूल की बातें हैं कि मेरा दिल सबसे बड़ा है। दिल सबसे बड़ा किसी का नहीं होता, दिल लीवर से छोटा ही होता है। तो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर ही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, लीवर के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो याद रख लें। इसके कार्य क्या क्या हैं? एक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, लीवर बाइल का निर्माण करता है, सीक्रेशन करता है। बाइल पित्त का निर्माण और सीक्रेशन करता है। पित्त क्या काम आता है? पित्त हमारे खाने को पचाने में काम आता है, कई सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में, पचाने में, मेटाबॉलिज्म काम आता है, जैसे कि न्यूट्रिशन और विटामिन्स के मेटाबॉलिज्म में बाइल का बहुत बड़ा रोल है। और ये लीवर हमारा किस किस काम में आता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसी को चोट लगती है तो खून का थक्का जमता है, वो कैसे जमता है? उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर ही बनाता है। अगर आपका खाना पचा करके और शरीर को ऊर्जा देने का काम, शरीर को एनर्जी देने का काम भी लीवर ही करता है। सो लीवर इज ओनली द ऑर्गन विच creates the energy for the whole body system. It also participating the glycogen synthesis. Glycogen synthesis क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने के कई सारे क्रियाएं होती हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें लीवर के ही काम होते हैं। अगला कार्य देखें, इट डिटॉक्सिफाई द केमिकल्स एंड मेटाबोलाइज द ड्रग। ड्रग तो सबको पता है, ड्रग वो ड्रग नहीं है, नशा करने वाली ड्रग नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम के लिए भी आपने कोई गोली ली तो वो भी जाकर लीवर में ही जाती है, उसके बाद वहाँ लीवर से इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसको ब्लड सर्कुलेशन में भेजा जाता है, और वो जहाँ से जा कर के जिस रिसेप्टर पे काम करना है वहाँ भेजी जाती है, उसी से आपको रिलीफ मिलता है। डिटॉक्सिफाई द केमिकल, कुछ केमिकल जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनका विषारण भी यही करते हैं, ये लीवर का काम होता है। सपोज कर दो कोई भी शराब पी रहा है, कुछ, उसका लीवर तब तक उसको जानकारी नहीं देने देता जब तक वो 70% तक 80% तक डैमेज नहीं हो जाता है। तो लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो खुद पे आपदाएं सहन करता रहता है। पीते रहो शराब, जितना शराब पीते रहोगे 70% डैमेज होने तक वो आपको एहसास भी नहीं होने देगा कि ये डैमेज हो गया। तो इसीलिए आपके भी संपर्क में जो भी शराब पीने वाला व्यक्ति है उसको समझा सकते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आपका लीवर फिर इतना डैमेज होने के बाद में आपको पता चलेगा, तब आपका कोई काम नहीं होने वाला। फिर आपको जब लीवर ही डैमेज हो गया तो आपके दवाएं काम करना छोड़ देंगी, आपका एनर्जी और ये सब चीज़ें होना, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं पचेगा, खाना पचने के लिए दिक्कत होगी। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? लीवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रहता है, और लीवर ट्रांसप्लांट हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर?
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्लैंड्स के बारे में भी आपको धीरे धीरे सब चीज़ें जानकारी होती रहनी चाहिए, है ना। ये ग्लैंड्स है कुछ, बाकी ग्लैंड्स के बारे में हम एक एक करके सीखते रहेंगे। फिलहाल हम उसी ग्लैंड के बारे में जो इसका आंसर है यहाँ पर क्या है, इसका आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करती है। तो फिलहाल इस जगह हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, एक तो ये अधिवृक्क मतलब बिल्कुल वृक्क के जस्ट ऊपर होती है, इसको सुप्रारीनल, रीनल के ऊपर होती है, इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। इस हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट फंक्शंस? मेंटेनिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स एंड रेगुलेटिंग इन्फ्लामेशन। और दूसरा ये क्या करती है, सॉल्ट एंड वाटर, ये इनका भी संतुलन बनाए रखती है। इनका भी नमक और पानी, शरीर में पानी की मात्रा होती है, किसी में वाटर का, मतलब किडनी क्या करती है, किडनी काम करती है किसको, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, है ना। किसी की किडनी खराब हो जाती है, उसकी किडनी की वजह से बॉडी में सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये सब बैलेंस क्या करते हैं, ये वाली जो ग्रंथि होती है वो इसको रेगुलेट करती है कि किडनी भी प्रॉपर अपना काम करती रहे। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो, ठीक है। लड़ो या भागो एक सिंपल सा मात्र है। अगर कोई सामने वाला इंसान, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और सामने वाला इंसान कोई ऐसा पहलवान टाइप का मिल गया आपको, तो आप क्या सोचोगे, लड़ोगे कि भागोगे? आप तो देखते ही भाग जाओगे। और वही समझदारी है। वो समझदारी कौन देता है, वो समझदारी यही देती है, ठीक है। यही समझदारी देती है, क्योंकि उसी टाइम ये एड्रिनलिन हार्मोन विपत्तियों में काम करने वाला यही हार्मोन है जो विपत्ति के समय सीक्रेट होता है, और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सारे रेस्पॉन्स ऐसे ही आते हैं। स्ट्रेस में हैंडल करता है। अच्छा, स्ट्रेस हो गई, बहुत सारी कोई लड़ाई हो गई, स्ट्रेस हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उस टाइम यही हार्मोन सीक्रेट होता है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो या तो लड़ो या भागो, है ना, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था को बनाए रखने का भी मेंटेन करते हैं। किसी में एड्रिनलिन हार्मोन की कमी की वजह से गर्भावस्था कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेंटेनिंग प्रेगनेंसी के लिए भी ये ज़रूरी होता है। इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग सेक्सुअल मैचुरेशन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, बचपन और यौवन के दौरान जो भी परिपक्वता की शुरुआत होती है उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आजकल तो जवान बच्चे बड़े जल्दी हो जाते हैं, 8वीं क्लास 9वीं क्लास में ही बोले कि हम जवान हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एड्रिनलिन हार्मोन उनका ज़्यादा ही सीक्रेट होने लग गया। आजकल की जो ग्लैंड्स हैं ये जल्दी शायद मुझे लगता है मैच्योर होने लग गई है। तो उन सब का नियंत्रण बेसिकली इसी ग्लैंड के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखने की बातें हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में याद रखें। बाकी चीज़ों की थैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे आगे और भी क्वेश्चंस में, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ध्यान रखो, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या कह रहा है कि जो हृदय से दूर ले जाती है। मतलब कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, ठीक है। तो ये वाली आ गई वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, नर्व्स, ठीक है। वेन, कैपिलरी, आर्टरीज, इनमें से कौन सी? पहली बात तो नर्व है। नर्व तो हमारा कंकाल तंत्र हो गया, नर्व का तो ब्लड वेसल से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो इसका मतलब नहीं है। अब बात आती है इन तीनों की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कैपिलरी क्या करती है। कैपिलरी वेन्यूल्स और आर्टरियल्स को कंबाइन करती है, तो ये तो बीच में आ गई। अब क्वेश्चन में आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा होगा, एक दूर ले जाती है, एक पास लाती है, ठीक है। तो आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आर्टरीज। इसको समझने के लिए आपको ये पिक्चर दिमाग में रख लीजिए। ये हमारा हो गया हार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया हार्ट। ये हार्ट के राइट पार्ट से ये जो दूर लेके जा रहे हैं ना, ये दूर लेके जा रहे हैं, ये कौन लेके जा रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरीज लेके जा रही हैं, ठीक है। ये आर्टरीज लेके जा रही हैं। और ये जो पास लाने का काम कर रहे हैं, ये पास लाने का जो काम कर रही है वो कौन लेके जा रहा है, ये पास लाने का 9 नंबर देखिए जरा, ये लाने का, ये वेन्स ला रही हैं, ठीक है। ये वेन है।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो दूर ले जाने का काम करती है वो करती है आर्टरी, और पास लाने का काम करती है वो कर रही वेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको और सिंप्लीफाइड एक और डायग्राम से आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो दूर लेके जा रही है, ये जो देखेंगे तो ये जो दूर लेके जा रही है ये आर्टरी हो गई। ये आर्टरी फिर ये लंग्स में लेके जाती है, लंग्स से ये पल्मोनरी वेन में आता है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड वेन ये इधर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही एओर्टा से जाता है, एओर्टा से जाते हैं ये आर्टरीज में आता है। ठीक है, तो दूर ले जाने का काम तो कौन कर रहा है, आर्टरी कर रही है, और पास लाने का, वापस ब्लड को पास लाने का काम कर रही है वेन्स करती हैं। ठीक है, क्लियर। मुझे लगता है कि मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है, सही में मज़ा आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन के लिए है। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के दूसरे नाम, वो आप लोगों को याद होगा। उसी में बी कॉम्प्लेक्स में आपने देखा होगा थियामिन हमने पढ़ लिया था। थियामिन विटामिन B1 का दूसरा नाम था। राइबोफ्लेविन भी मैंने आपको बताया था, विटामिन B2 का दूसरा नाम था। हम विटामिन के की बात कर रहे थे। विटामिन के लिए बात करें तो विटामिन के का नाम है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का नाम है। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है 2-मिथाइल-1,4 नेफ्थोन। आपको याद इतना ही रख लेना है, इतना ही आप याद रख लोगे नेफ्थोक्विनोन तो आपका काम हो जाएगा। नेफ्थोक्विनोन इतना ही याद कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये वापस से वही टेबल है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, B12 तक मैंने बता दी थी। ठीक है, इसके बाद का आप लोगों को और याद रख लेना चाहिए कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी के दो नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल। ओके, विटामिन ई का नाम है एक्वासोल और टोकोफेरॉल। नेफ्थोक्विनोन विटामिन के नाम है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी कर सकता है, वो फाइटोनाडायोन कह सकता है या मीनाक्विनोन कह सकता है। मीनाक्विनोन और फाइटोनाडायोन दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो इस तरीके से ये सारे इनके नाम याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हृदय किससे बना होता है? हृदय फिल इन द ब्लैंक्स से बना है। किससे बना है भाई? ऑप्शंस देखिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन टफ भी हो। कैसे? ये क्वेश्चन कैसे है? नॉन स्ट्रेटेड कार्डियक मसल्स एडिपोज टिश्यूज, इसमें स्टेटमेंट। पहली बात तो ये एडिपोज टिश्यू तो उत्तक हो गया। पहली बात तो मसल्स की बात करें तो आंसर ये तो उत्तक हो गया। तो किससे बना? इससे तो होगा ही नहीं भाई, एडिपोज टिश्यू तो होगा ही नहीं। अब बात आती है मसल्स की। मसल्स में से नॉन स्ट्रेटेड मसल से हार्ट बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, स्ट्रेटेड। इसका आंसर है कार्डियक मसल से बना रहता है। एक तो नाम से पता चल रहा है। दूसरी बात, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर भी हम इसकी डिटेल अगर बात करते हैं तो डिटेल्स देख लीजिए दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो डिपेंड होता है, किसके डिपेंड होता है? उसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंस है कि नहीं है, स्ट्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। दूसरा होता है वो जो कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, और तीसरा होता है कहाँ सिचुएट होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, उसके ऊपर। तो 3 चीज़ों के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। धारियाँ होती है कि नहीं होती, उसके बिहाफ पे हम इसको डिवाइड करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब धारीदार मांसपेशियाँ और गैर धारीदार मांसपेशियाँ। ठीक है, जिसमें क्रॉस सेक्शंस और ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं वो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स। और इसके एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं तो वो होती है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल याद रखना, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। जबकि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है। इसमें कोई भी धारीदार नहीं होती है, कोई भी स्ट्रेशंस, कोई भी लाइंस नहीं होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स क्या है? वॉलेंट्री मसल्स जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है, खुद का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो खुद का कंट्रोल हो सकता है। आप हार्ट को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री तो जिसका कंट्रोल है वो है। स्केलेटल मसल्स आर द वॉलेंट्री मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती है, कंकाल की मसल्स होती है, जैसे तुम बाइसेप्स फुला रहे हो और फूल रही है, किसका कंट्रोल है? खुद का कंट्रोल है। ठीक है,
मसल्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, मतलब जो इच्छा शक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें एग्जाम्पल आता है कौन सा, कार्डियक मसल्स। हार्ट की मसल्स को आप रोक सकते हैं क्या, दिल धड़कना बंद कर दें, ऊपर ही पहुंच जाएगा बंदा, ठीक है। स्मूथ मसल्स ये भी क्या है, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स है जिस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा आता है जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, वो करते हैं स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के बोन फॉर्मिंग में काम आती है, जैसे कि आपने बाइसेप्स की बात करी तो वहाँ पर जो इसकी ह्यूमरस और वो रहती हैं बोन्स रहती हैं, उनके चारों तरफ जो मसल्स रहती हैं उनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। कंकाल की मांसपेशियाँ जो हड्डियों के सहयोग से स्थित रहती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल जो केवल हार्ट का मस्कुलर बनाती है, हार्ट के मस्कुल्स बनाती हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि कार्डियक मसल्स क्या बनाती है, हार्ट का मसल। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं जो स्पिंडल शेप में होती है, स्पिंडल के आकार में रहती है और सबसे मोटी और दोनों सिरों पर टेपिंग टाइप रहता है इस पर, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों क्या रहती है। तो ये कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों क्या रहती है, इनवॉलेंट्री रहती है, जबकि स्मूथ स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल ये दोनों स्ट्रेटेड मसल्स रहती हैं, धारीदार मसल्स रहती, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर हम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में डिवाइड करते हैं तो ये जो कार्डियक और स्मूथ मसल हैं दोनों, ये होती है इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इन अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। जबकि स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स की अगर बात करते हैं तो दोनों स्ट्रेटेड मसल्स, धारीदार मसल्स होती हैं, धारीदार मांसपेशियां होती हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, बहुत सारा रफ वर्क हो गया इसमें, पर इसमें फिर से देख लीजिए कि हार्ट इज़ मेड ऑफ। अब यहाँ नॉन स्ट्रेटेड की बात करें, नॉन स्ट्रेटेड में हार्ट बना ही नहीं है, ठीक है। कार्डियक मसल्स कैसी थी, स्ट्रेटेड मसल्स थी, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्डियक मसल्स ऑप्शन में नहीं होता तो हम कर सकते थे यहाँ पर स्ट्रेटेड मांसपेशियाँ ऑप्शन में आ जाता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटेड ऑप्शन में रहता और कार्डियक मसल ऑप्शन में नहीं रहता तो हमारा आंसर स्ट्रेटेड मसल्स भी लगा सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अच्छा, हमने विटामिन के दूसरे दूसरे नाम तो पढ़ लिए हैं, विटामिन के अलग अलग नाम पढ़ लिए हैं, अलग अलग सबके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी देख लिए, विटामिन सी के भी देख लिए, ए के भी देख लिए। अब रिचेस्ट सोर्स की बात करते हैं, किस में कौन सा विटामिन, तो इसका आंसर है अपना आता है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज याद रख लीजिएगा। विटामिन सी क्या होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन है ना, ये सब में होता है। इसके और बाकी विटामिन की भी मैंने यहाँ एक कलेक्शन बना दिया है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि एक एक को देख लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। विटामिन बी ये जिंजली सीड्स में होता है, ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। कौन सा, राइबोफ्लेविन, ये लिवर में होता है। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक आपका ये विटामिन सी का याद रख लीजिए कि ये आंवला में होता है, गुआवा फ्रूट में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब ऑरेंज, लेमन और वही है ना, अपना ऑरेंज हो गया, नारंगी हो गया, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए, कैरेट तो सबको पता है, ये कैरेट में होता है। उसके अलावा ये फिश ऑयल में भी होता है, हेलीबट फिश ऑयल है उसमें भी होता है, ठीक है, जो रिचेस्ट सोर्स है। अगर रिचेस्ट सोर्स की बात करेंगे, अगर फिश ऑयल होगा ऑप्शन में तो वही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कैरेट नहीं होता, कैरेट बाद में आता है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन डी का भी अगर बात करें तो वो भी फिश ऑयल में होता है, ठीक है। फिर रिचेस्ट सोर्स अगर बात करें विटामिन ई, वो वेजिटेबल ऑयल में होता है। ग्रीन वेजिटेबल में से मिलता है अपने को विटामिन के, तो विटामिन के की ज़रूरत होती है तो अपने को क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अच्छा, इस विटामिन डी की बात आती है तो ये भी देख लें, धूप से विटामिन डी मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी धूप में कितनी देर बैठने पे मिलेगा, कितनी देर, क्या 1 घंटा 2 घंटा, कितनी देर बैठना पड़ेगा, सोचिए ज़रा। तो सफिशियंट है 5 मिनट, अगर आप धूप में बैठे हैं तो उतना आपके लिए सफिशियंट है, आपकी बॉडी उतने में ही विटामिन डी को वो कर सकती है, बना सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो एक मिनिमम टाइम अपना 5 मिनट का होता है, 5 मिनट काफ़ी सफिशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अच्छा, लीवर के बारे में हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन है लीवर सिचुएटेड इन द बॉडी, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, लोकेशन क्या होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये पेनक्रियाज के नीचे बगल में होता है, या दिल के पास होता है, या गुर्दे के ऊपर होता है, या आमाशय के, मतलब अबव किडनी, अबव स्टमक, बिसाइड हार्ट, बिसाइड द पेनक्रियाज। वेयर इज द लोकेशन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ लीवर? try to understand try to understand. It is above the stomach, it is above the stomach, but how does it look? Let's see regarding this liver is located. अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं तो दो ही तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। ये टॉप ऑफ द स्टोमक पे होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में टॉप ऑफ द स्टोमक होता है, और डायफ्राम के नीचे होता है। इट मतलब कि इसके दो क्वेश्चन हो सकते हैं, ये डायफ्राम के नीचे होता है और आमाशय के ऊपर होता है, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। इस डायफ्राम के नीचे ये लीवर कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये लीवर कुछ इस तरीके से रहता है, और यहाँ पर हमारा रहता है स्टोमक, आमाशय। तो स्टोमक के तो ऊपर हो गया, ये हमारा हो गया लीवर, ये हमारा हो गया स्टोमक, और ये हमारा हो गया डायफ्राम, जो थोरैक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये क्लियर डायग्राम आ गया। यहाँ ये जो जगह रहती है, यहाँ डायफ्राम रहता है, ठीक है। ये लीवर आ गया, और ये स्टोमक आ गया, ठीक है। ये स्टोमक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो अबव द स्टोमक ये लीवर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाइल साल्ट्स एक्ट्स एज ए एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम। हमने पहले ही कहा कि जो बाइल साल्ट क्या करता है, बाइल क्या करता है, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स को, अपने खाने को पचाने के लिए काम करता है। पर कैसे? कुछ एंजाइम्स होंगे जो उस खाने को तोड़ने के लिए काम आते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो उनमें से किसको? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग हो सकता है इसका आंसर गलत भी रखें, कुछ तो इसके लिए हम कुछ डिटेल्स जानेंगे वन बाय वन, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, लाइपेज है, अगर एग्नाशिया लाइपेज। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसका आंसर सिर्फ लाइपेज भी रख सकते थे, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर पेनक्रेटिक लाइपेज है। रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों है उसका। पहले बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज क्या करता है बेसिकली? ये फैट्स का हाइड्रोलाइसिस करता है, फैट्स को तोड़ता है, कैटालाइज करता है, उनका तोड़ के आगे परफॉर्म करता है, ताकि तो ये फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? लाइपेज का रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेप्सिनोजन की, तो पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। पेप्सिनोजन बेसिकली पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ये सीक्रेट ही पेप्सिनोजन की तरह होता है। बाद में ये HCl की वजह से ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है। पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की वजह से ये पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन क्या है? पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट अगर बात करें अग्नाशिया लाइपेज की अगर हम बात करते हैं, अग्नाशिया लाइपेज ये क्या करता है? दो और कारकों की आवश्यकता होती है वसा के पाचन की, मतलब फैट के डाइजेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें और चाहिए। जैसे एक तो होता है बाइल साल्ट चाहिए होता है। ये पेनक्रेटिक लाइपेज है ना, यही 98%, मैंने लाइपेज भी बताया, वो भी फैट का डाइजेशन करता है, और पेनक्रेटिक लाइपेज भी फैट का डाइजेशन करता है। बट पेनक्रेटिक लाइपेज को ज़रूरत पड़ती है किसकी? बाइल साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, वही हमारा क्वेश्चन है ना। और कोलाइपेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इमल्सिफाई करने के लिए, उसका पाइसीकरण कर देते हैं डाइजेशन से पहले ही। कौन सा? बाइल साल्ट, उसको थोड़ा सा मुलायम बना देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सही से डाइजेस्ट हो जाता है। कोलाइपेज क्या है? एक पेनक्रेटिक लाइपेज का को एंजाइम है, ठीक है, वो भी ज़रूरत पड़ता है उसके लिए। और 98% जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये पेनक्रेटिक लाइपेज। सो मैंने पहले ही आपको क्या कहा, अगर अग्नाशिया लाइपेज पेनक्रेटिक लाइपेज ऑप्शन में है तो राइट आंसर वुड बी पेनक्रेटिक लाइपेज। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है देन यू कैन गो फॉर लाइपेज,
ट्रिप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिप्सिन एक मोस्ट पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक का मतलब, लाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, ठीक है। तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आपको, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके हम चल रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी फीडबैक हो, हम मोस्ट वेलकम करते हैं आपका, कि आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको टॉपिक कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, कोई कमी रहती है, कुछ भी फीडबैक है, आप हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से डिस्कशन के लिए। वहाँ और भी हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंडर कंट्रोल में रहती है, किसके नियंत्रण में रहती है? जिनकी शादी हो गई है वो सब तो बीवी के नियंत्रण में है, ये इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्लास में से कितने लोग हैं जो बीवी के नियंत्रण में नहीं है? अगर जो शादीशुदा हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। जो जिनके हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं वो भी, मुझे पता है कि ये सब भी हैं, तो वही हैं, या तो अनमेरिड हैं या फिर, और जो अनमेरिड है वो गर्लफ्रेंड के चंगुल में। नियंत्रण में तो सब है ही है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर है इसका, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और इसका हाइपोथैलेमस कैसे इसका आंसर है, इसका याद रखने के लिए ये ध्यान रख लीजिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स होते हैं इसके, एंटीरियर होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, बाद में पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चंस। और ये हाइपोथैलेमस है जो इसका पूरा कंट्रोल इसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो ये ब्रेन में होता है, दिमाग में होती है, ये हाइपोथैलेमस एक सी का पार्ट है। तो इस तरीके से इसको याद रख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोलिन इज सीक्रेटेड बाय। कौन सी ग्लैंड है जो कैल्सिटोलिन सीक्रेट करती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोलिन सीक्रेट करती है। कैसे? इसके थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जिस ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका एक समरी यहाँ पर है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन भी हम कहते हैं टेट्रा आयोडो वाले को, ठीक है। और कैल्सिटोलिन, ये तीनों हार्मोन्स थायराइड सीक्रेट करती है। पैराथॉर्मोन सीक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनोकॉर्टिकल में होती है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करें तो ये करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीन तरीके से डिवाइड करते हैं इनको। जितने भी एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं उनको बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो वो ये तीन तरीके के हार्मोन्स होते हैं। इनका आगे और डिटेल्स भी आएगा, वो भी पढ़ लेंगे। ओवरी क्या करती है? ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, रिमेंबर ये दीज टू पॉइंट्स कि वो सीक्रेट होते हैं ओवरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कुकिंग गैस। कुकिंग गैस आप सब लोगों को पता ही है, रसोई में गैस कौन सी यूज़ करते हैं वो, पर एलपीजी है। कभी एलपीजी के बारे में पढ़ा है कि ये एलपीजी का राइट आंसर क्या है? क्या 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 बना होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन तो ऑप्शन में है, कभी कभार कॉम्बिनेशन में भी पूछा जाता है इसका आंसर। तो ये सेंटेंस याद रख लीजिए कि इसका पहली चीज़ तो ये याद रखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में। एलपीजी गैस और ऑटो गैस भी इसका दूसरा नाम है। ये हाइड्रोकार्बन्स लाइक 70% इसमें ब्यूटेन होता है और 30% इसमें प्रोपेन होता है। सपोज यहाँ पर प्रोपेन होता ऑप्शन में और ब्यूटेन होता ही नहीं तो हम प्रोपेन भी आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और इसी में 70% ब्यूटेन होता है, 30% प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट एनरिको फर्मी इन फिजिक्स। फिजिक्स में मतलब एनरिको फर्मी ने क्या योगदान दिया था? तो एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का काम किया था। ये ऑप्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में योगदान दिया था, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में उसने योगदान दिया था, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट का काम क्या है उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का अपने को नीड है नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल है, फैक्ट है, इसको याद ही रखना है। एनरिको फर्मी क्या था? उनको परमाणु युग का वास्तुकार भी कहा जाता है और परमाणु बम का वास्तुकार भी कहा जाता है। आर्किटेक्ट
of the nuclear is an architect of the atomic bomb is called एनरिको फर्मी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं और ऑप्शंस की भी। लॉस ऑफ मोशन ये तो किसने दिए, न्यूटन्स ने दिए थे, न्यूटन्स लॉ है, ये सबको पता है। अच्छा ये याद रख लेना, ये हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं हो, कैलकुलस की डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस किसने की थी, ये याद रख लीजिएगा, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रिड आइजैक न्यूटन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रिड विल्हेम ने ये डिस्कवरी की थी कैलकुलस की, जो मैथमेटिशियंस को काम में आता है, ठीक है। इसको कलन हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। परजीवी और बैक्टीरियाज, इनकी डिटेल्स हम बाद में किसी क्वेश्चन में करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू चार्ज एंड मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज, मतलब कि अगर प्रोटॉन की तुलना की जाए किससे, आवेश और द्रव्यमान के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, वो पूछा गया है। तो सेम चार्ज एंड स्मॉलर मास क्या हो, और सेम चार्ज एंड सेम मास, तो एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो चार्ज तो अपोजिट होता है, पर द्रव्यमान सेम होता है, छोटा होता है, द्रव्यमान छोटा होता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रख लीजिए, क्या कि जैसे ये सपोज कर लो, ये है आपका नाभिक पूरा, इसमें यहाँ ये है, ये जो है वो है न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव वाले हैं वो आपके प्रोटॉन्स है, और ये वाले जो है ना, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप बात कर लो, लोकेटेड इन द, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और मास होता है 1 का, ठीक है, +1 चार्ज हो गया। इसकी बात करते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में ही है, देख रहे हैं आप पिक्चर में, और ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस पे मास होता है 1 का ही, बट प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, ठीक है। इसका चार्ज बिल्कुल बहुत कम होता है, मतलब चार्ज नहीं, मास की बात कर रहे हैं, मास की बात करते हैं, बहुत छोटा होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत नो मास, तो यही हो गया कि बिल्कुल स्मॉल मास। तो इसके लिए आंसर यही हो, करेक्ट हो गया, अपोजिट चार्ज और स्मॉलर मास के साथ। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ साथ अपन और भी देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस किस ने की थी, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। जे थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। प्रोटॉन ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हाँ इसमें क्वेश्चन है, अगर फिजिक्स के हिसाब से पूछा जाए तो गोल्डस्टीन ने की थी। अगर कोई पूछा जाए किस भौतिकी वैज्ञानिक ने, किस फिजिशियन ने, किस फिजिक्स साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की खोज की थी, तो आंसर होगा गोल्डस्टीन। किस रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट ने की थी, तो आंसर होगा रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज किया जा सकता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक, ओके, जेम्स चैडविक ने की थी, ऑलमोस्ट 1935 के आसपास की थी, 1935 में की, उसमें 1935 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लेड इज फॉर्म्ड। अच्छा पेंसिल लेड किससे बनता है, तो वो बनता है ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट से बना होता है, चारकोल, लकड़ी, वुड, लेड, ग्रेफाइट, तो आंसर इसका ग्रेफाइट है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर कर लीजिए, इतना आपको डिटेल में ज़रूरत होगा नहीं, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, पेंसिल लेड इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक कंपाउंड है, जिसके जैसे डायमंड बनता है उसी तरीके से ग्रेफाइट, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से लेयर्स बनती होती हैं, ये वीक जॉइंट्स रहती है, और इस तरीके से ग्रेफाइट बनता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप इसके बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which two carbon atoms are connected by triple bond, मतलब कुल मिला के बात ये कही गई है कि 2 कार्बन हैं
उन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड किस कंपाउंड में होता है? तो ये बात देखने की है। एल्काइंस में है, हेलो एल्केन्स में है, एल्कीन्स में है, कीटोन्स में है। ठीक है, तो समझ लीजिए थे। ठीक है, एल्काइंस में सबसे पहले आंसर तो एल्काइंस ही है। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबकी डिटेल देख लेते हैं। एल्काइंस एल्काइंस कैसे होती हैं? एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। 2 कार्बन है तो एथाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। हेलो एल्केन्स की अगर बात करें, हेलो एल्केन्स की बात करें तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। CnH2n+1 +2 होता है, वो जनरली एल्केन्स का फॉर्मूला होता है। तो +2 में से एक को हटा करके एक को रिप्लेस कर दिया हेलोजन के साथ। ठीक है, हेलोजन क्या है? हेलोजन ये वाले जो कैटेगरी है आपकी क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोड, ये वाली कैटेगरी को हेलोजन्स कहा जाता है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें हेलोजन सारणी एक अलग दी गई है हेलोजन्स की, वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है, तो इसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन तो था ही, उसका एक जो रिप्लेस कर दिया किससे? हेलोजन से। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्किन्स की, तो एल्किन्स में ये हो गया एथीन। मैंने कहा डबल बॉन्ड एल्किन्स में होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में होते हैं। तो डबल बॉन्ड है वही एथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन। ठीक है, कीटोन में कीटो ग्रुप आ जाता है, ये कीटो ग्रुप रहता है इस तरीके से। CO वाला जो है ये कीटो ग्रुप होता है। तो एसीटोन, ठीक है, एसीटोन इस तरीके से ये कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। ठीक है, द कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मतलब उसका आणविक सूत्र तो सेम रहेगा, पर उसकी संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा वो अलग रहेगा। ऐसे को क्या कहते हैं? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स बोलते हैं सेम फॉर्मूला वाले को। एटम की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द केमिकल एलिमेंट। जो भी एग्जिस्ट होता है, जो भी किसी रासायनिक तत्व का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है। ठीक है, उसको परमाणु कहा जाता है, जो सबसे छोटा जो मौजूद है। ठीक है, जिसकी कोई मौजूदगी है, एग्जिस्टेंस है। तो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस श्रृंखला किसको कहते हैं? होमोलोगस सीरीज जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप के जो लोग हैं उनकी सिमिलर वही चलती रहती है और उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, और एक सीरीज चलती रहती है, वो चाहे ब्रांच्ड हो चाहे अनब्रांच्ड हो। कहने का मतलब, अब मैकडी की एक सीरीज चल गई, वो मैकडी हो गया, डोमिनोज की एक श्रृंखला चल गई, उसमें सेम टेस्ट मिलेगा, कहीं भी चले जाओ सेम ही टेस्ट मिलेगा। ठीक है, वही ड्रेस मिलेगी, वही। तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज एक तरह से, है ना। तो ये बात होती है। हेलो एल्केन्स के बारे में बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही बताया। हेलो एल्केन्स क्या होता है कि एक ही उसमें एक हेलोजन से एक डिवाइड हो जाता है, एल्केन्स में एक हेलो ग्रुप आ जाता है, हेलोजन, तो उनको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन इज हाईली होमोलोगस, मतलब ब्यूटेन का उच्च समजात कौन है? ठीक है, उच्च समजात मतलब ऊंचा होना चाहिए, मतलब होमोलोगस सीरीज में आ गया है तो उसमें ऊपर होना चाहिए। तो ब्यूटेन में इतना तो आपको पता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, तो हमें 5 कार्बन वाला चाहिए। तो पहले तो हम यही देख लें कि पेंटेन होना चाहिए या पेंटीन होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है अपनी। अब ये देखें, अगर ये एल्केन है तो ये भी एल्केन वाला होना चाहिए। तो आंसर अपना क्या होना चाहिए? पेंटेन होना चाहिए ना। सही है ना, क्योंकि श्रृंखला तो यही बनेगी ना, प्रोपेन, पेंटेन। ठीक है, तो यही श्रृंखला बनेगी। अब आंसर पेंटेन है, करेक्ट है। एक तो ये तरीका। दूसरा आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि इसमें जैसे ये एल्केन्स है, मेथेन हुआ 1 कार्बन, एथेन हुआ 2 कार्बन, प्रोपेन हुआ 3 कार्बन, ब्यूटेन हुआ 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, ये श्रृंखला चल रही है। तो इसका उच्च, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, इसका उच्च समजात कौन है? पेंटेन हो गया। अगर निम्न की बात करते तो इनमें से कोई हो सकता था। ठीक है, तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देते वक्त मैं थोड़ा दिमाग में से रहता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 2020 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी, और 2020 क्वेश्चंस करते करते पूरे 2020 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएंगे मिनिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कोशिश करेंगे, पर 2020 क्वेश्चंस मिनिमम आपके लिए किए जाएंगे, जिसी में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, इसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन पे जैसा आप लोगों को दिखा रखा है पहले ही, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जितने से जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करके बुला सकते हैं तो उतना कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन।